कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2013 में इस वक्त की जो ताजा तस्वीर है, कितने पर बढ़त हासिल हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर लगातार लीड कर रही है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ रुझान जो है इशारा कर रहे हैं। 109 पर बढ़त हासिल है, 8 के परिणाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी 37 पर बढ़त बनाए हुए है, अभी तक परिणाम साफ नहीं हो पाए हैं। जेडीएस की तस्वीर आपके सामने 41 पर बढ़त और केजीपी 12 पर बढ़त बनाए हुए है। कर्नाटका में कांग्रेस बहुमत की ओर बढ़ रही है। उसके बाद जैसे वहां से ये खबर आई है, कांग्रेस दफ्तर में आप देख सकते हैं, यहाँ मुख्यालय में जश्न शुरू हो गया है। यहाँ पर जो दिल्ली कांग्रेस के लोग हैं और बाकी प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, वो यहाँ पे जश्न शुरू कर दिया। उन्होंने पटाखे फोड़े हैं और बैंड बाजा लेकर के यहाँ जश्न शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जीत को राहुल गांधी की जीत बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी जी के प्रचार करने की वजह से ही वहाँ पर कर्नाटक में ये जीत हासिल हुई है। उसके दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू जो है वहाँ पर खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से कारगर साबित नहीं हुए हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनने के बाद ये पहला इलेक्शन रहा है राहुल गांधी के लिए जहां पर उनको जीत हासिल हुई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस इसको दिखा रही है कि वो किस तरह से मोदी का फेलियर रही है। हम यहाँ पर कुछ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश से मोहम्मद सलीम है, उनसे बात करते हैं हम कि इस जीत को किस तरह से लेते हैं। राहुल गांधी जी इस देश के कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने हैं। उपाध्यक्ष बनने के बाद ही उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो भारी बहुमत से कांग्रेस जीती है, ये उसका सबूत है कि कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में कर्नाटक के अंदर भारी बहुमत से जीती है। अब 4 स्टेट के अंदर चुनाव होना है, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होना है, राजस्थान में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के अंदर चुनाव होना है। ये चारों स्टेट के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में चारों स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बात किसी से छुपी नहीं है और लोग पूरे मुल्क के अंदर राहुल गांधी को एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। जी देखिए, वहाँ पे जिस तरह बता रहे हैं कि राहुल गांधी को श्रेय दे रहे हैं इस जीत का, पूरी उनके उपाध्यक्ष बनने का पहला चुनाव था ये। और अब कांग्रेस इसी मूड को लेकर के आने वाले 4-5 राज्यों के चुनाव में जाएगी और कोशिश करेगी कि इस उसके मूड का कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने में लाभ मिले। कैमरामैन भारत के साथ रवि दुबे, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरह से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, 24 अकबर रोड के बाहर सुबह से रवि दुबे मौजूद हैं। वहां पर जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता दीपावली का सा त्योहार मना रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, सबका जायजा लिया। रवि दुबे 24 अकबर रोड से हमारे साथ इस वक्त फिर से जुड़ चुके हैं। रवि, जिस तरह से माहौल हम देख पा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर, यूं कहा जाए कि दीपावली मना रहे हैं, ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, त्योहार है ये मालूम पड़ रहा है। इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है वो क्या इशारा कर रही है? जी देखिए, साफ इस तस्वीर से अगर हम कुछ समझें तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, बहुत बड़ा उत्साहवर्धन का एक टॉनिक मिला एक तरह से कांग्रेस के कह लीजिए। जब कांग्रेस चारों तरफ से घिरी हुई थी, तमाम तरह के आरोप लग रहे थे, उनके 2 बड़े मंत्री उनके इस्तीफे को लेकर के संसद ठप पड़ी हुई है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है और उसी को बूस्ट को मनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ सुबह से इकट्ठे हुए हैं। और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जगदीश शर्मा है, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनसे पूछते हैं कि इस जीत से क्या मैसेज ले रहे हैं आप लोग। ये जो जीत है पूरे देश में राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी के ऊपर देश की जनता ने विश्वास करा है। राहुल गांधी काम करने वाले इंसान हैं, हमेशा काम में विश्वास रखते हैं और कर्नाटक की जनता ने जो उनको ये जीत दी है, हम उनको बधाई देते हैं पूरे देश में, क्योंकि आज देश में ऐसा ही नेता चाहिए जो देश के लोगों को समझे, देश के लिए काम करें। और हम सोनिया गांधी का भी बधाई देते हैं जिन्होंने राहुल गांधी को फुल फ्लैश इंचार्ज बनाकर वहां भेजा। आज पब्लिक ने उन पर विश्वास किया है और आने वाले समय में देखना पूरा देश राहुल गांधी पे विश्वास करेंगे। राहुल गांधी से ही देश में कांग्रेस का परचम लहराते रहेंगे। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस इस जीत को राहुल को एक तरह से राहुल के सर पे सेहरा बांधना चाह रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी स्ट्रेटजी अपना रही है कि इसके बहाने वो नरेंद्र मोदी पे हमला करे कि नरेंद्र मोदी वहां फेल हुए हैं। सीधे तौर पे आप बिल्कुल सवाल निश्चित तौर पर ये उठ रहा है कि राहुल गांधी का असर है जो यहाँ पर असर दिखा रहा है या फिर बेअसर हुए नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय जी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ उपेंद्र जी आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और डॉक्टर दत्ता हमारे साथ हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दत्ता साहब, मैं पहले आपके पास आऊंगी। एंटी यूपीए माहौल जो है यहाँ पर नरम पड़ा है, मल्टी स्कैम्स में घिरी सरकार जो है यहाँ पर, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी यूं बाहर निकल कर आएगी और एक साई ऑफ रिलीफ जो महसूस इस वक्त पार्टी कर रही है, वो अपने आप में उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट।
नहीं, सही बात है। ये एक अचीवमेंट बेशक है कांग्रेस पार्टी के लिए, और उसके साथ साथ यूपीए सरकार के लिए भी राहत की सांस है ये ज़रूर। पर मैं समझता हूँ कि ये कितने दिन तक रहेगा और कितने दिन तक और कितने महीने तक ये चलेगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कर्नाटक के नतीजा का अगर विश्लेषण अगर किया जाए और इन डेप्थ एनालिसिस अगर की जाए, तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम चीज़ें, एंटी इनकम्बेंसी, पार्टी गवर्नेंस, ये तमाम चीज़ें हावी रहा है, और इन सब चीज़ों के चलते इस तरह का परिणाम निकल के सामने आया है। इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि भाजपा की स्थानीय सरकार इतनी बुरी तरह से असफल रही है कर्नाटक में, और खास करके भ्रष्ट में लिप्त रही है, तो ये बहुत बड़ा थप्पड़ था भाजपा सरकार के ऊपर कर्नाटक की जनता की तरफ से। और इसके साथ साथ बीजेपी प्रदेश का आकलन अगर करें कर्नाटक में, तो 3 तरफा बढ़ गया है भाजपा कर्नाटक प्रदेश। येदुरप्पा ने तो बहुत बुरी तरह से सेंध लगाया है, डैमेज किया है। हालांकि येदुरप्पा के पार्टी खुद को उतनी सीट हासिल नहीं हुई है, पर बीजेपी को खत्म करने में काफी हद तक कामयाब रहा है। इसके साथ साथ रेड्डी ब्रदर्स के माध्यम से जो एक और पार्टी उभर के आया था, उनके समर्थन से, जो बीजेपी से टूटा हुआ एक खेमा है, उसने भी सेंध कहीं ना पॉइंट रेस कर रहे हैं। एक इन डेप्थ एनालिसिस की यहाँ पर बात हो रही है। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ हैं और आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उपेंद्र जी, ये समझा दीजिए हमको, अगर हम यहाँ पर बात करें ऊपरी तौर पर, चलिए बात करते हैं, इन डेप्थ में बाद में जाएंगे। अगर जो बीजेपी है यहाँ पर कर्नाटक में खासतौर पर और सेंटर में सरकार को कोसने के बजाय वहां के लोगों को एक अच्छा ऑप्शन देती, कुछ ऑप्शंस पर बात करती, तो शायद तस्वीर थोड़ी जुदा होती। अब देखिए, बीजेपी तो वहां विफल रही है। बीजेपी केंद्र में भी सिर्फ निगेटिविज्म, मतलब जो सरकार में है उसके खिलाफ लोगों का रोष हो, उसके सहारे केंद्र में भी राजनीति कर रही है। आप देखिए कि केंद्र में भी जो उसका है बहुत प्रोएक्टिव नहीं है, अपना दिखलाना नहीं है, बल्कि कांग्रेस की विफलताओं पर ज़्यादा निर्भर है। तो ये जो हमारी जो पॉलिटिक्स पूरी की पूरी है कि दूसरे जो सत्ता में है उससे लोग नाराज हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो विपक्ष में सबसे मजबूत ताकत है उसको लोग सपोर्ट कर देंगे। तो पूरा जो नेगेटिविज्म का दौर है कि पार्टियां हैं अपने बलबूते चुनाव नहीं जीतती है, बल्कि दूसरों की कमजोरियों के कारण जीतती है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ये पूरे देश भर में आपको दिखाई पड़ेगा। कर्नाटक भी उसका बाद नहीं है। उसको कोशिश करना चाहिए था सरकार को कि येदियुरप्पा के कारण जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है पार्टी को, उस पार्टी को बेहतर करने की कोशिश करें। तो वो लिंगायत की पॉलिटिक्स में रह गए। किसी भी राज्य में एक जाति के ताकत से चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये कहीं भी मान लीजिए 24% हो, 25% हो, लेकिन जीतने के लिए 24-25% से कोई सरकार नहीं बनाता है। तो ये जो, और कांग्रेस ने वहां आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं की। बीजेपी भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रही थी। देवगौड़ा तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते ही हैं, येदियुरप्पा भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो आप देखिए कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं उनकी जीत होती है। आप गुजरात में देखिए, गुजरात में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही थी। पटेलिज्म। छोटा सा ब्रेक लेना होगा। अजय जी हमारे साथ है, एक सवाल उनसे भी मैं करना चाह रही थी। फिलहाल हम कुछ पल के लिए रुकेंगे। एक सवाल खास है मेरे पास यहाँ पर जो कि अजय जी के लिए है। इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, उस पर करेंगे विस्तार से बात। तो आखिरकार कर्नाटक में बाजी मार ही ली है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की और पंजे में कर्नाटक को कर लिया। 1999 में इससे पहले हुआ था जब कांग्रेस पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आई थी, और अब एक बार फिर से 2013 की तस्वीर लगातार साफ हो रही है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। उससे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज टीवी स्क्रीन पर आ रही है, वो आपको बता दें। इनडेफिनेट टाइम के लिए स्थगित हो चुकी है लोकसभा। पहले 10 मई को खत्म हो रहा था सत्र आज, और इस वक्त जो खबर मिल रही है उसमें लोकसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। बजट सत्र का दूसरा फेज चल रहा था, उसमें लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा बरकरार था, और अब से कुछ देर पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद खबर मिल रही है कि अनिश्चितकालीन के लिए लोकसभा को स्थगित कर देना पड़ा है, क्योंकि लगातार हंगामे की भेंट यहाँ पर सदन की कार्रवाई चल रही थी, और एक डेडलॉक सिचुएशन यहाँ पर लगातार बनी हुई थी, जिससे बाहर निकल पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और जहां तक 2 महत्वपूर्ण बिलों की बात है, भूमि अधिग्रहण बिल और फूड सिक्योरिटी बिल की बात है, इसको लेकर सरकार पसोपेश में थी। एक तरफ लेफ्ट का साथ तो मिल गया था, लेकिन इस सबके बीचों बीच विपक्ष के हंगामे की बार बार भेंट चढ़ रही थी दोनों सदनों की कार्रवाई।
चलिए, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से खास कार्यक्रम में लौटते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2013 की बात हो रही है। 12:14 हो चुके। रुझान जो है कांग्रेस पार्टी के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर रुझान जल्द परिणामों में तब्दील होंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इंतजार नहीं कर पाए, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। 24 अकबर रोड की तस्वीर हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी। दूसरे पायदान पर जेडीएस रही, और जिस तरह से इस वक्त तस्वीर साफ होती जा रही, तस्वीर लगभग साफ है, बस परिणामों में तब्दील होने का इंतजार है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर दत्ता हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ यहाँ पर अजय जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। उपेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अजय जी, अगर हम ग्राउंड रियलिटी पर बात करते हैं, सिर्फ कर्नाटक की यहाँ पर बात हो रही है, तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। वहां पर सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर कितना कारगर साबित हुआ और कितना काम दोनों पार्टीज ने किया था, और नतीजे जो इस वक्त आ रहे हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में? नहीं, आप जो कह रही हैं कि सोशल इंजीनियरिंग, ये एक कर्नाटक को लेकर के हमेशा रहता है कि वहाँ पे चुनाव में कास्ट फैक्टर बड़ा प्रभावी रहता है। जी। जैसा कि उपेंद्र जी ने थोड़ा सा इशारा भी किया कि देखिए, दो मुख्य जातियां हैं वहाँ पे, वोलिकाज और लिंगायत जी। तो एक जेडीएस के साथ है और दूसरी भाजपा के साथ होती है। ऐसे हालत में जब उससे येदुरप्पा टूटते हैं और लिंगायत कम्युनिटीज को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, तो उनके काट के लिए भाजपा पूरी तरह से लिंगायत कम्युनिटी पे डिपेंड होती है। और यहीं पे कांग्रेस के लिए एक चैलेंज आके खड़ा हो गया था कि ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ ये जो डोमिनेंट कास्ट हैं दोनों कर्नाटक के, वो इसके साथ नहीं थे। तो कांग्रेस के लिए जो पहला चैलेंज था वो ये था कि इस कास्ट के चक्रव्यूह को तोड़ना, और उसको तोड़ने में उसने सीतारमैया को आगे करके, जो कि एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और दलितों का कॉम्बिनेशन बना के जो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी रणनीति बना करके और उसी हिसाब से उन्होंने कैंडिडेट का चुनाव किया। इसलिए आप उसमें देखेंगे कि कृष्णा नाराज भी हुए और कांग्रेस आगे बढ़ी। अब ये परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस उस मिथ्य को तोड़ने में सफल रही है। इसके साथ में एक बात और रेखांकित करना चाहूंगा कि ये जो कास्ट का फैक्टर है, बिहार भी इसके लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश भी जाना जाता है, लेकिन जो वोटर, जो युवा वर्ग सामने आ रहा है, और कर्नाटक जो एक सिलिकॉन वैली और बेंगलोर जो शहर है जहां रेट ऑफ लिटरेसी बहुत आगे है, और इवन बिहार में जो नीतीश कुमार जी को पीछे सफलता मिली, उसमें ऐसा देखा गया कि डेवलपमेंट मुद्दा था, गवर्नेंस मुद्दा था, और कास्ट फैक्टर कहीं ना कहीं गौन रहा है। तो एक नया ट्रेंड भी शुरू हो रहा है। आप अगर गुजरात का उदाहरण लें, अभी आप बात कर रही थी ऑफ द स्क्रीन गुजरात में, तो ये था कि मोदी के लिए पटेल समुदाय चैलेंज बनेगा, लेकिन आपने देखा कि केशुभाई पटेल चैलेंज नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चुनाव परिणाम से, इस मत पेटी से यह संदेश भी उभरता हुआ दिख रहा है कि कास्ट इज नो मोर अ डोमिनेंट फैक्टर एज फार एज द इंडियन पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। बिल्कुल, कास्ट इज नो मोर अ डोमिनेंट फैक्टर। और इसी सवाल के साथ हम न्यूज रूम चलेंगे। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं, आप सतीश परनेकर साहब हमारे साथ हैं। सतीश जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे साफ तौर पर ग्राउंड रियलिटी पर, सोशल इंजीनियरिंग का जो गणित है कितना कारगर साबित हुआ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और अब यहाँ पर जबकि तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा? हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अजय जी ने रेस करी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सतीश जी? नहीं, आप जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही हैं, मुझे ये कहना पड़ेगा कि भाजपा इस मामले में बुरी तरह से नाकाम रही है। भाजपा की सरकारों ने तो काम किया ही नहीं, भाजपा में झगड़े तो होते ही रहे, पर चुनावी रणनीति भी भाजपा सही ढंग से नहीं बना पाई। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हाल ही में जो है वो भाजपा केवल लिंगायत वोटों पर निर्भर रही, और दूसरी बात, जब हाल में उसने जब अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो वो भी केवल ब्राह्मण को बनाया, जो कि कर्नाटक में जिनकी तादाद बहुत कम है। दूसरी तरफ जो है वो सारे वोकलिगा एक तरह से जेडीएस के साथ जुड़ गए थे। कांग्रेस ने के साथ में कोई भी डोमिनेंट पार्टी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने एक नया रास्ता निकाला। कांग्रेस ने जो है कई जातियों का एक इंद्रधनुषी जो है चुनावी गठबंधन बनाया, जिसमें शेड्यूल कास्ट थे, जिसमें शेड्यूल ट्राइब थी, जिसमें ओबीसी थी, जिसमें माइनॉरिटीज थे, और ये सारी कास्ट मिलकर जो है 50% से ज्यादा हैं, और उन्होंने कांग्रेस का खुलकर साथ दिया, और उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। तो भाजपा किसी तरह की सोशल इंजीनियरिंग करने में नाकाम रही। और उसने क्या गलती की, एक और, इनसे पहले जगदीश शेट्टार से पहले जो है सदानंद गौड़ा को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया था जी। वो भी जो है वो वोकलिगा थे, जो बहुत बड़ी पार्टी है, पर 6 महीने बाद उन्हें हटा दिया गया। तो इससे जो है वोकलिगा समुदाय में भी गलत संदेश गया। तो भाजपा एक के बाद एक गलतियां करती रही।
सरकार तो वो अच्छी दे ही नहीं पाई। बिल्कुल वो अच्छी सतीश जी, चुनावी यहाँ पर एक रणनीति छोटा थी। सा ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं हम यहाँ पर। कर्नाटक जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह पंजे में कस चुका है कांग्रेस पार्टी के, और जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर पूरा मैदान मारा है यहाँ पर, उस पर उन उपलब्धियों पर, उसके भी कई सारे सेटबैक्स हैं, कई सारी चुनौतियां, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। त्योहार की तरह इस जश्न को मना रहे हैं। आप देख सकते हैं आतिशबाजी की जा रही है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। उसके बाद एक बार चलिए फिर से लौटते हैं। हम जो सोशल इंजीनियरिंग के फैक्टर पर बात कर रहे थे, उस पर एक राय यहाँ पर डॉक्टर दत्ता देना चाह रहे हैं। डॉक्टर दत्ता, आपका एक छोटा सा मैं फीडबैक चाहूंगी। मैं ये कहना चाह रहा था कि सोशल इंजीनियरिंग जब ऑल इंक्लूसिव हो तब कामयाब होता है, जब डिस्ट्रक्टिव हो तो नाकामयाब होता है जी। और गोवा का उदाहरण देके समझाने की कोशिश करूंगा। गोवा में सबको लेके बीजेपी चली थी, कैथोलिक्स, माइनॉरिटीज वगैरह सबको लेके, और बहुत अच्छी विजय बीजेपी को मिला। और यहाँ कर्नाटक के परिपक्ष में लिंगायत पे पूरा डिपेंडेंट रहे और वकीलिकास को बिल्कुल नजरअंदाज किए, उसका तो खामियाजा बीजेपी को भुगतना ही पड़ा। और उसके साथ साथ कल्चरल पुलिसिंग जिस हिसाब से भाजपा के कार्यकर्ता और एक्सटेंडेड आउटफिट ऑफ संघ परिवार ने किया था मैंगलोर और बैंगलोर जैसे क्षेत्र में जहां पे बीजेपी का गढ़ रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं पे मैंगलोर में तो सुपरा साफ हो गया बीजेपी का, और बैंगलोर में भी बिल्कुल आधा हो डॉक्टर गया। दत्ता, बिल्कुल डॉक्टर दत्ता, एक सवाल यहाँ पर है। एक एनालिसिस हमारे पास आया है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जहां जहां पर जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी ने कैंपेनिंग करी है, उसका असर कम है। ओवरऑल कांग्रेस पार्टी के लिए असर कर्नाटक में ज्यादा जो है व्यापक नजर आ रहा है। उपेंद्र जी हमारे साथ है। उपेंद्र जी, अगर यहाँ पर राहुल गांधी का असर है और नरेंद्र मोदी बेअसर हो रही है, ये एनालिसिस कुछ और इशारा कर रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा विश्लेषण है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि राहुल, आप ये देखिए कि ओवरऑल कितना परफॉर्मेंस है, और जहां राहुल गांधी के वहां कैसा परफॉर्मेंस है। तो कांग्रेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस है करीब 50% से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई है। लेकिन राहुल जहां गए हैं उसमें शायद 38 सीटों पर कांग्रेस हारी है 60 में। तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो 30%, 35%, मतलब आपकी पार्टी ओवरऑल जीत रही है 50%, और आप जहां जा रहे हैं वहां जीती है 30%, 35%। इसका मतलब कि राहुल गांधी से के प्रचार से कांग्रेस का नुकसान हुआ है। और नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो 15% सीटों पर बीजेपी की जीत हो रही है ओवरऑल, लेकिन जहां 30 सीट पर गए हैं नरेंद्र मोदी, वहां 12 पर हो रही है बीजेपी की जीत। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जहां प्रचार कर रहे हैं वहां पर 40% सक्सेस रेट है बीजेपी का, और ओवरऑल 15%। इसका नरेंद्र मोदी की गलती है या उनकी पार्टी की जो रणनीति बनाते हैं उनकी गलती है कि उनके एक्सटेंसिव प्रचार नहीं करवाया गया, मात्र 30 सीटों पर प्रचार करवाया गया। और उनका ज्यादा प्रचार करवाया जाता तो बीजेपी को उसका जरूर और फायदा होता। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। चूंकि समय का अभाव, इस कार्यक्रम को क्लोज करना पड़ेगा। सतीश जी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम रुकते हैं कुछ पलों के लिए, एक खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार।